नमस्कार, सुबह के 10 बज गए हैं। मैं प्रतिबिंब शर्मा हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ। अपडेट 10 में सबसे पहले नजर बड़े अपडेट्स पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिसूचना के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजी लोकसभा चुनाव की तारीखें। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से पहले 100 दिनों और नई सरकार के अगले 5 वर्षों के लिए रोड मैप का मसौदा तैयार करने को कहा। लोकसभा चुनाव की घोषणाओं के साथ शुरू हुआ चुनाव प्रचार का दौर। प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में करेंगे रोड शो और जनसभाएं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीयूईटी यूजी कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं। पहले चुनाव के कारण सीयूईटी यूजी परीक्षा की तारीखों में बदलाव के दिए गए थे संकेत। परीक्षा पहले से घोषित तारीखों 15 मई से 31 मई के बीच ही होंगी। निर्वाचन आयोग ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना की तारीखों में किया बदलाव। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना अब 4 जून के स्थान पर 2 जून को होंगी। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में सभी को सुरक्षा मुहैया कराने और समान अवसर प्रदान करने का दिया आश्वासन। और 40 घंटे के ऑपरेशन में भारतीय नौसेना ने सोमालियाई समुद्री डाकुओं द्वारा अपहृत जहाज को किया जब्त। 23 सोमालियाई समुद्री डाकुओं को पकड़ने और 17 बंधकों को मुक्त कराने में भी पाई सफलता। प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने रविवार को पलनाडु जिले के बोपुड्डी गांव में एनडीए की चुनावी बैठक को संबोधित किया। चुनावी बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए में सभी को साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है। एनडीए में हम सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। आज कांग्रेस को भले ही मजबूरी में इंडी अलायंस बनाना पड़ा हो, लेकिन इनकी सोच वही है। आप देखिए, लेफ्ट और कांग्रेस केरला में एक दूसरे को क्या कहते हैं, बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट एक दूसरे के लिए क्या क्या बोलते हैं, पंजाब में कांग्रेस और आप एक दूसरे के लिए कैसी भाषा बोलते हैं। जो लोग चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए ऐसे लड़ते हो, ऐसे झगड़ते हो, वो चुनाव के बाद क्या करेंगे, ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन ने मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली करते हुए एनडीए सरकार पर हमला बोला और राहुल गांधी की यात्रा का जिक्र किया। मैं राहुल गांधी जी का बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं, और जिन्होंने अपनी दूसरी भारत जोड़ो यात्रा 6,300 किलोमीटर उन्होंने यात्रा की मणिपुर से मुंबई तक। और दूसरी, इससे पहले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने खुद पैदल यात्रा की। बहुत लोगों को पहले ऐसा महसूस हुआ कि भाई ये क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही बताया कि लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों में लोकतंत्र के बारे में बताने के लिए, संविधान के बारे में बताने के लिए, और खास करके उनके हकूक क्या है
ये चीजें बताने के लिए उन्होंने अपना समय दिया और उन्होंने कहा ये भूमि ऐसी है, मुंबई ये सबसे शक्तिशाली नगर है, पूरा भारत इधर देखता है क्योंकि सारा खजाना बॉम्बे में है, रिजर्व बैंक भी बॉम्बे में है और नेता लोग भी जो हमारे यहाँ पर जो जन्म लिए, जिनकी कर्मभूमि रही, छत्रपति शिवाजी महाराज हो और छत्रपति शाहू महाराज हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि मुंबई के शिवाजी पार्क में जहां बाला साहब ठाकरे अक्सर देश को संबोधित करते थे, उस स्थान पर विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस की रैली होना शिवसेना के लिए एक काला दिन है। हा शिवसेनेसाठी आणि शिवसैनिकांसाठी आजचा दिवस काळा दिवस आहे, कारण ज्या शिवतीर्थावरून बाळासाहेबांनी देशाला मार्गदर्शन केलं त्या शिवतीर्थावर आज ज्यांनी सावरकरांचा अपमान केला त्या राहुल गांधींच्या मांडीला मांडी लावून बसण्याची वेळ आलेली आहे। खरं म्हणजे राहुल गांधी आणि या सर्वांनी पहिलं स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या समोर डोकं टेकून वंदन करायला पाहिजे, कारण सावरकर ही आपल्या देशाची अस्मिता आहे। त्यांच्यावर वाकडं बोलणं, त्यांच्यावर आरोप करणं, शिव्याशाप देणं हे कुठलं हिंदुत्व आहे आणि हे निमूटपणे सहन करणं हे दुर्दैव आहे। आणि म्हणून हा दिवस काळा दिवस आहे आणि म्हणून बाळासाहेबांनी ज्या काँग्रेसला लांब ठेवण्याचा निर्णय घेतला, काँग्रेस बरोबर जाण्याची वेळ तेव्हा दुकान बंद करेन असं म्हटलं, त्याच काँग्रेस बरोबर सत्तेसाठी, खुर्चीसाठी, मुख्यमंत्री पदासाठी जे काही जी अतिशय चुकीची अभद्र युती केली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मार्च से दक्षिण के राज्यों के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा लोकसभा चुनाव की घोषणा से पूर्व शुरू हुआ था, लेकिन चुनावों की तारीख घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री का दौरा चुनाव प्रचार में तब्दील हो गया है। प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रमों की बात करें तो सुबह 11:30 बजे जगतियाल तेलंगाना में वो एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। शाम 3:15 पर शिवमोगा कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं शाम को 5:15 पर कोयम्बटूर तमिलनाडु में एक रोड शो भी प्रधानमंत्री आज करने वाले हैं। रविवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिसूचना के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लोकसभा चुनाव की तारीखें भेज दी हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से पहले 100 दिनों और नई सरकार के अगले 5 वर्षों के लिए रोड मैप का मसौदा तैयार करने के लिए कहा। रविवार सुबह कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से अपने अपने मंत्रालयों के सचिवों और अधिकारियों से मिलकर चर्चा की और कहा कि पहले 100 दिनों और अगले 5 वर्षों के एजेंडे को बेहतर ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर एक रोड मैप तैयार करें। ये बैठक चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा के एक दिन बाद हुई। चुनाव पर्व से जुड़े अपडेट और इतिहास का भी हम जिक्र कर लेते हैं। हम बता देते हैं कि चुनावी पर्व से जुड़े अपडेट और इतिहास क्या कुछ कहते हैं।
जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आर स्वैन ने रविवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान सभी को एक सुरक्षित माहौल और समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव 5 चरण में होंगे। 19 अप्रैल उधमपुर, 26 अप्रैल जम्मू, 7 मई अनंतनाग राजौरी, 13 मई श्रीनगर और 20 मई बारामूला में चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आर स्वैन ने स्पष्ट किया कि इन सभी चरणों में मतदान के दौरान और मतदान से पूर्व चुनाव प्रचार के दौरान भी सभी को सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी और समान अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने से ज़्यादा दूर नहीं हैं। उन्होंने सुरंगों के माध्यम से आतंकवादियों की घुसपैठ में मदद करने वाले या ड्रोन से गिराए गए हथियारों को उठाने में मदद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के अपने संकल्प को भी दोहराया। बदलते कश्मीर की सूरत को लेकर और फार्मूला 4 कार शो कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की है। दरअसल रविवार को पहली बार श्रीनगर की ऐतिहासिक डल झील के किनारे फार्मूला 4 कार शो कार्यक्रम आयोजित किया गया। पर्यटन विभाग के तत्वाधान में रेसिंग इवेंट फार्मूला 4 और इंडियन रेसिंग लीग के बीच सहयोग से इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर ट्वीट किया। प्रधानमंत्री ने पोस्ट में कहा, यह देखना बहुत सुखद है कि जम्मू कश्मीर की सुंदरता को और भी अधिक प्रदर्शित करने में मदद करेगा। भारत मोटर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के बेहतरीन अवसर देता है और श्रीनगर उन स्थानों में शीर्ष पर है जहां ऐसे कार्यक्रम हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना की तारीखें बदल दी हैं। हम आपको बता दें कि इन राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना अब 4 जून के स्थान पर 2 जून को होंगी। आयोग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हम आपको बता दें कि 32 सदस्यों की सिक्किम विधानसभा और 60 सदस्यों की अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के मतदान 19 अप्रैल को लोकसभा के प्रथम चरण के मतदान के साथ ही होने वाले हैं। 175 संसदीय आंध्र प्रदेश का विधानसभा चुनाव 13 मई को एक ही चरण में होगा। ओडिशा विधानसभा के लिए लोकसभा चुनाव के साथ 4 चरणों में वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर CUET UG कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये कहना है UGC अध्यक्ष का। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख ने अपने पहले के संकेतों से परे CUET UG परीक्षा तय समय पर ही होने की बात कही है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA CUET UG जैसा कि पहले घोषित किया गया था 15 मई से 31 मई 2024 के बीच इस परीक्षा का आयोजन करेगी। इस अवधि में 2 तारीखें 20 और 25 मई चुनाव की तारीखों के साथ ओवरलैप होती हुई नजर आ रही हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले UGC प्रमुख ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम के आधार पर परीक्षा की तारीखें बदली जा सकती हैं। चुनाव आयोग ने रविवार को चुनावी बॉन्ड पर ताज़ा डेटा सार्वजनिक कर दिया है। इसे आयोग ने सीलबंद कवर में सुप्रीम कोर्ट में जमा किया था। बाद में इसे सार्वजनिक डोमेन में डालने के लिए कहा गया था। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार राजनीतिक दलों ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित डाटा सील बंद लिफाफे में दिया था और लिफाफे को खोले बिना इन्हें सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया गया था। न्यायालय के 15 मार्च के निर्देश के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने ये डाटा सील कवर में फिजिकल माध्यम से और पेन ड्राइव में चुनाव आयोग को वापस कर दिया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम स्टार्टअप कंपनियों के महाकुंभ की मेजबानी करने जा रहा है। प्रधानमंत्री भी संभवतः स्टार्टअप महाकुंभ का दौरा कर सकते हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के सचिव राजेश कुमार सिंह ने उम्मीद जताई है
हम आपको बता दें कि आज से 3 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। इस दौरान भारत की कई कंपनियां दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने वाली हैं। 1000 से ज्यादा स्टार्टअप और 5000 उभरते उद्यमी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हम दुनिया के सबसे बड़े यूनिकॉर्न हब्स में भी एक ताकत के रूप में उभर रहे हैं। Inspired by our Honorable Prime Minister's vision of making India the hub of startup innovation, we are coming up with the biggest convergence of entrepreneurial minds ever seen before. Get ready for Startup Mahakumbh, a pioneering startup event led by ASSOCHAM, NASSCOM, Bootstrap Incubation and Advisory Foundation, TIE, and Indian Venture and Alternate Capital Association to firmly position India as a global innovation hub. A gathering like no other, with over 40,000 plus industry and business visitors, including startups, founders, HNIs, incubators, venture capitalists, angel investors, unicorns, soonicorns, policymakers and corporates, converging from the 18th to the 20th of March 2024 at the iconic Bharat Mandapam Pragati Maidan in New Delhi. What's more, startups will have the chance to present their innovations and connect with potential investors and collaborators at different thematic pavilions. A melting pot of thought leadership. This intellectual gathering will highlight India's unique approach to pressing global issues, offering deep insights into the latest trends, challenges, and opportunities in the startup ecosystem. The mega event will culminate with an opportunity to meet and network with the industry's best. So, come join us at the Startup Mahakumbh, a 3-day extravaganza celebrating India's thriving spirit of innovation and charting the way forward for India's leadership in the global startup ecosystem. As Bharat innovates, this could be your moment to shine. 40 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद भारतीय नौसेना ने सोमाली समुद्री डाकुओं द्वारा अपहृत जहाज को जब्त कर लिया है। भारतीय नौसेना ने एक अभियान में 35 सोमालियाई समुद्री डाकुओं को पकड़ने और उनके द्वारा बंधक बनाए गए 17 बंधकों को मुक्त करा लिया है। इसके बाद भारतीय नौसेना ने कहा कि ये कार्रवाई हिंद महासागर में शांति और स्थिरता को मजबूत करने और क्षेत्र में समुद्री डकैती के फिर से सिर उठाने को विफल करने के उसके संकल्प को दर्शाती है। भारतीय नौसेना ने इस अभियान में भारतीय तट से लगभग 2600 किलोमीटर दूर पूर्व में माल्टा के ध्वजांकित व्यापारिक जहाज MV रूएन को जब्त कर लिया। इस अभियान के बारे में विशेषज्ञों ने कहा कि पिछले लगभग 7 वर्षों में सोमालियाई समुद्री डाकुओं से किसी जहाज को इस तरह से छुड़ाने का ये पहला अभियान है। नौसेना ने करीब 40 घंटे के अपने इस अभियान के दौरान INS कोलकाता और INS सुभद्रा और सी गार्जियन ड्रोन को तैनात किया। अभियान के लिए C-17 विमान से विशिष्ट मार्कोस कमांडो को उतारा गया। नौसेना ने बताया कि MV रूएन का सोमालियाई जलदस्युओं ने 14 दिसंबर को अपहरण कर लिया था। व्लादिमीर पुतिन ने लगभग 88% वोटों के साथ रूस के राष्ट्रपति चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज की है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को मतदान समाप्त होने के बाद पहले आधिकारिक नतीजों के अनुसार व्लादिमीर पुतिन ने 87.97% वोटों के साथ रूस का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। राष्ट्रपति के तौर पर यह उनका 5वां कार्यकाल होगा। रूस की सत्ता में व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में 1999 से ही कायम है। हम आपको बता दें कि बोरिस येल्त्सिन ने खराब स्वास्थ्य के चलते 1999 में रूस की सत्ता की बागडोर व्लादिमीर पुतिन को सौंपी थी। तब से पुतिन कोई चुनाव नहीं हारे हैं। वो 2030 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे।
आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे यानी आयुध निर्माण दिवस है। देश की सुरक्षा के लिए मजबूत सैन्य संरचना के साथ साथ हथियार, गोला बारूद, उपकरण सहित अन्य सामग्रियों की आवश्यकता होती है। इन सामग्रियों के लिए किसी अन्य देश पर आश्रित रहना सामरिक दृष्टिकोण से खतरनाक होता है और इसी को ध्यान में रखकर ज्यादातर देश अपनी शक्तियों के अनुसार स्वयं के लिए आयुध फैक्ट्री लगाते हैं। इसी कड़ी में भारत में आज़ादी से पहले आयुध फैक्ट्री स्थापित की गई थी। कोलकाता के पास कोसीपोर में 1801 में भारत की पहली आयुध फैक्ट्री की स्थापना की गई थी और इसी याद में हर साल 18 मार्च को आयुध फैक्ट्री दिवस मनाया जाता है। ये दिन देश की रक्षा को मजबूत करने में भारतीय आयुध कारखानों के सहयोग का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। आज़ादी के बाद समय के साथ साथ आयुध कारखानों को भारत सरकार की ओर से आधुनिक और अधिक सक्षम बनाया गया है। भारतीय आयुध कारखाना देश भर में 41 निर्माण इकाइयों का एक समूह है जो भारतीय सशस्त्र बलों के लिए हथियार, गोला बारूद और अन्य उपकरणों के उत्पादन के लिए जिम्मेदारी लेता है। इन कारखानों में सशस्त्र बलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले हथियार और उपकरण तैयार किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर का विश्व प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन जल्द खुलने जा रहा है। इस बार ये गार्डन 5 नई किस्मों के साथ 23 मार्च से आम जनता और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। जानकारी के मुताबिक इस साल 1.7 मिलियन ट्यूलिप लगाए गए हैं। 23 मार्च से जहां गार्डन आम लोगों के लिए खुलेगा, वहीं 19 मार्च से यहां पर ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन भी होने वाला है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं कश्मीर की वादियों की खूबसूरत झलक के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।